दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है आज की पूरी घटनाक्रम को लेकर और आने वाले आंदोलन की रूपरेखा को लेकर ये आज का लाइव है। साथियों, जो शहीद स्मारक पर कई साथी हमारे डटे हुए हैं और पूरे दिन पर डटे रहे और मैं शहीद स्मारक पर क्यों नहीं पूछ पाया इस लाइव में मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि हर बात का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। उपेन्द्र यादव खुद का नुकसान कर सकता, लेकिन मेरे प्रदेश का बेरोजगार का नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन कभी भी मेरे कर्तव्य से, मेरे वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं 9 साल से लगातार युवा बेरोजगारों के हित के लिए लड़ता आया हूँ और हमेशा लड़ता रहूँगा। मुझे पता है कि साथियों क्या घटनाक्रम है उसके बारे में आपको अवगत करवाना जरूरी है, और उसके बाद शहीद स्मारक में मैं किस कारण से नहीं पूछा वो भी आप लोगों को बताना जरूरी है, और आगे हम कल से हम आगे क्या करने वाले हैं ये भी आप लोगों को बताना जरूरी है। साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मेरा वीडियो शेयर करें। आप भी जो जितने लोग जुड़े हुए हैं आप शेयर करते रहिए, क्योंकि प्रदेश के तमाम बेरोजगारों तक ये मेरा लाइव ये वीडियो जाना चाहिए। साथियों, जो आंदोलन का जो आगाज हमने किया था, जो हमने ऐलान किया था, साथियों कल रात को ही मेरे पास पुलिस प्रशासन के फ़ोन आने लगे थे। रात को 11 बजे फ़ोन आया। हालांकि दिन में जब मेरे पास फ़ोन आया था, दिन में ये कहा गया कि भैया कांग्रेस का प्रोग्राम है, आप जो 10 बजे का आपका प्रोग्राम है वो कैंसिल करो। आपको 10 बजे का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, आपको बाद का समय दिया जाएगा। मैंने कहा मैं समय चेंज नहीं करता। करीब वो 3-4 बज गए होंगे जब मैं ऑफिस में बैठा था, तब पुलिस प्रशासन का फ़ोन आया। मैंने कहा कि मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे काफ़ी दूर दूर के लोग राजस्थान के जो अलग अलग ज़िलों से हैं वो निकल चुके हैं। ट्रेनों में उन्होंने टिकट बुक करवा लिया है, वो देर रात तक या सुबह तक पहुँच जाएंगे। मैं आंदोलन कैंसिल नहीं कर सकता। एडिशनल एसपी से मेरी डिप्टी ने बात करवाई, तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप 2 बजे का प्रोग्राम रख लीजिए। मैंने कहा 2 का नहीं, पहले कहा, उन्होंने कहा 5 बजे का रख लीजिए। मेरे को सर सुबह लोग 8 बजे पहुंच जाएंगे, 5 बजे तक कहाँ रहेंगे? हजारों की संख्या में लोग आएंगे, कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे? जिन लोगों को मैंने सुबह बुलाया ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा 2 बजे का रख लीजिए। उन्होंने फिर मैंने कहा साहब 2 भी लेट है। ऐसे जिद करने के बाद हमारे बीच में तय हुआ था कि 1 बजे के बाद आप कभी भी आ सकते। तो साथियों, मैंने लाइव में आपको कहा था 12 बजे के बाद कभी भी आ जाना। 1 बजे का मैंने ट्वीट करके आप लोगों को बता दिया था। पुलिस प्रशासन से हमारी परमिशन को लेकर सहमति हो गई है। रात को 11 बजे पुलिस प्रशासन का फोन आया, बोले कि आपका धरना कैंसिल होगा, आपको नहीं करने देंगे, एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, मुकदमा दर्ज कर देंगे, ये कर देंगे। साथियों, रात को करीब 4-5 बार फोन आया। उसके बाद मेरे असमंजस की स्थिति थी, लेकिन ये जरूर था कि आंदोलन दबेगा नहीं। मैंने साफ कह दिया, मेरे प्रदेश के युवा घर से निकल चुके, आंदोलन नहीं रुकेगा, आपको जो करना वो करिए। ये आंदोलन न मैं कुचलने दूंगा और न रुकने दूंगा। साथियों, जब मैं सुबह उठा, मुझे शक पहले से था। जब मैं सुबह उठा तो मेरे मकान मालिक ने कहा कि पुलिस आई हुई है। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साथियों, आप लोगों ने इतना सहयोग किया, लेकिन मेरे मकान मालिक का जो लड़का है, जो एडवोकेट है, और आंटी जी, अंकल जी, उन्होंने घर में घुसने तक नहीं दिया। साफ मना कर दिया कि अंदर नहीं जाने देंगे, बिना परमिशन आपको नहीं आने देंगे। उसने क्या अपराध किया? उन्होंने कहा वो किराएदार ही तो है, अब किराएदार के पास क्यों नहीं जानते? मकान मालिक का किराएदार नहीं, वो मेरा बेटा है। साथियों, 2-3 घंटे तक पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया, पुलिस को बाहर रोके रखा। जिस दौरान जब पुलिस बाहर थी तो मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से अवगत करवाया। मैंने तमाम मीडिया के साथियों को बोला, सोशल मीडिया पे डाला, और मीडिया के साथी यहाँ पहुँच गए थे। मुझे 1 बजे आपके बीच में आना था। मैंने ऐलान कर दिया था, मैंने कहा था कि चाहे मुझे पुलिस रोके, कुछ भी करे, मुझे 1 बजे पहुंचना है। मैं किसी भी हालात से, क्योंकि स्थिति यह होगी थी, मैं मकान के ऊपर से आता तो छत पे भी पुलिस वाले, छत के ऊपर भी पुलिस वाले थे, चारों तरफ चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। डिप्टी था, एसएचओ था, और चारों तरफ गाड़ियाँ थी, चारों तरफ से मुझे पैक कर रखा था। मुझे पता था कि मुझे खतरा है, मेरे को कुछ भी हो सकता, लेकिन मैंने कहा कि मेरा प्रदेश का युवा बेरोजगार जयपुर आया तो मैं रुकूंगा नहीं, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है, मुझे निकलना होगा। मैं फिक्स 1 बजे घर से जैसे ही निकला, मुझे वहाँ से गिरफ्तार करके सिपरापत थाने ले जाया गया। वहाँ मुझे रखा गया काफ़ी देर। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, न मुझे, हालांकि मुझे आराम से रखा, सच सम्मान रखा। मैं झूठे आरोप किसी पे नहीं लगाऊंगा। लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि जो मेरा मुकदमा 5 जुलाई का था, उसमें बोले कि आपको आईडी चाहिए, आपको जमानती चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा जमानत, लेकिन मैं चाहता तो जमानत नहीं लेता, लेकिन मुझे आगे को इस आंदोलन को जिंदा रखना है। क्योंकि मैं जमानत नहीं लेता, मुझे अंदर जेल में डाल देते। लेकिन मेरे साथी रविंद्र पूछे, उनके आईडी लगाए, और मुझे थाने से कोविड-19 का जो संक्रमण का जो मुकदमा दर्ज था 5 जुलाई को, उसमें मुझे जमानत हुई। उसके बाद मैं छूटा, मैं आया। साथियों, मैं घर आने के बाद घर में ऑफिस आया। ऑफिस में कुछ मीडिया के साथी, उसमें कुछ और भी लोग थे मिला। हालांकि एक भ्रांति और फैला दी गई थी मेरे घर तक,
वहाँ पुलिस प्रशासन मेरे घर भी गया, घर तक ये बात पूछा दी कि इतना डर स्थापित कर दिया कि एनकाउंटर कर देंगे, फंसा देंगे, मरवा देंगे, कई चीज़ें होगी। तो आपको पता है कि मैं लगातार माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। पेपर लीक, ये जो माफिया एक तरह से माफिया हैं, तो आपको पता है कि किसी के भी माता पिता को डर लगेगा, क्योंकि वो जब वीडियो देखा, सोशल मीडिया पे देखा, तो हालात थोड़ा सा उनके चिंताजनक हो गए थे। वो अवसाद की स्थिति में थे, जब लगातार उनका कॉल मैसेज आना। आप जानते हो कि जिस प्रकार मुझे उठा के ले गए, मुझे पता नहीं चला, 1 मिनट में उठा के गाड़ी में डाल दिया। तो जिस प्रकार मुझे ले गए तो वो चिंतित थे, दुखी थे, उनसे बात करना। फिर सबसे बड़ी बात है कि एक बार इधर आना। ये मेरा छोटा भाई है, जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ जयपुर आया, ये बीमार चल रहा है। इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं यहाँ जयपुर लेके आया था, मेरे पास डॉक्टर को दिखाने के लिए। ये अकेला मकान में था। ये थोड़ा जैसे ये स्थिति हुई, क्योंकि ये गाँव में रहता है, बीमार था, तो मैं जयपुर लेके आया था। जैसे पुलिस आई, इतना माहौल बिगड़ा, मुझे गिरफ्तार करके लिए अकेला रह गया था। तो थोड़ा स्थिति इनकी भी जिस प्रकार, ये भी थोड़ा सा परेशान अवसाद, क्योंकि पहले से बीमार था। तो ये चीज़ें थी। फिर भी मैं मेरे माँ बाप, भाई, सबको छोड़कर आने के लिए मैं तैयार था। मुझे शहीद स्मारक आप लोगों के पास जाना था। मुझे पता कि आप लोग निकले हुए, कई ऐसे भी लोग थे, क्योंकि साथियों आज संख्या करीब 5,000 प्लस 5 से 10,000 के करीब लोग आए हैं जयपुर में। अलग अलग जगह रुके, उनका इंतजार ये था कि उपेन भाई कब शहीद स्मारक पहुंचे, हम पहुंचे। लेकिन फिर भी 500, 700, 1000 के करीब लोग वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया और उन्होंने मेरी रिहाई की मांग की। साथियों, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा जो तमाम सोशल मीडिया पर एक रिकॉर्ड किया, करीब 4 लाख के करीब आपने ट्वीट किया, ट्रेंड करवाया, पूरे देश में माहौल गरमाया कि राजस्थान में उपेन यादव को गिरफ्तार किया गया है। रीट और एसआई के लिए लोग प्रदर्शन करें, जो पेपर लीक को आप सारी चीज़ों एक पूरी तरह से आज आप लोगों ने एक ताकत का एहसास सभी राजनेताओं को कराया। और आपको पता है, आपकी ये ताकत हमारे युवाओं के संघर्ष की बड़ी जीत हुई। मुझे रिहा करना पड़ा। जो शहीद स्मारक की जो घटना है साथियों, जब बीजेपी सरकार थी, तब जब मैं आंदोलन करता था, जब आंदोलन मैं करता था, तो मेरे आंदोलन में कोई भी कांग्रेस का नेता शामिल नहीं होता था। क्यों नहीं होता था साथियों? इन राजनीतिक पार्टियों की, सरकारों की पॉलिसी होती है, यदि कोई राजनेता आपके साथ आएगा तो ये तुरंत आरोप लगाते हैं, आंदोलन को खत्म करने में टाइम नहीं लगाएगी, ये तो उस पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। जब मुझे पता चला कि एबीवीपी के छात्र नेता वहाँ मौजूद थे, वो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ऐसी स्थिति में मैं जाता तो मेरे ऊपर आरोप लगता है कि एबीवीपी या बीजेपी के कहने पे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहता हूँ। पहले दिन से बिना गैर राजनीतिक पार्टी, बिना गैर राजनीतिक मंच, यानी कि शुद्ध बेरोजगारों के साथ मैं आंदोलन करता आ रहा हूँ। एबीवीपी के छात्र हो चाहे बीजेपी के नेता हो, इन्होंने हमारी आवाज़ उठाई, साधुवाद के पात्र है, मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरी, क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ नहीं, ये अच्छा काम करें, युवाओं की आवाज़ उठा रहे, चाहे बीजेपी के दिग्गज नेता हो, चाहे एबीवीपी के पदाधिकारी, चाहे किरोड़ी बाबा जो लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते, मैं इनके खिलाफ नहीं, अच्छा काम करें, ये धन्यवाद के पात्र है, ये युवाओं की आवाज़ उठा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं, जैसे अब सुनने में आएंगे किरोड़ी बाबा, किरोड़ी जी जो बाबा वहाँ शहीद स्मारक पे, मैं जैसे जाऊँगा ये कहेंगे उपेन यादव किरोड़ी बाबा से मिला हुआ है या बीजेपी से मिला हो, मेरे ऊपर आरोप लगना और इस आंदोलन खत्म होना। क्योंकि मैं कल एक बार हमारे जो संगठन के पदाधिकारियों की मीटिंग करके कल मैं बड़े आंदोलन के ऐलान कर रहा हूँ। पुलिस प्रशासन ने कहला कि आपने अनुमति नहीं ली, जबकि मैंने अनुमति ली थी। मैं कोर्ट के बाद कैसे भी मैं वापस एप्लीकेशन लगाऊंगा, वापस इस आंदोलन को वापस जितना करेंगे, लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। एक बार नहीं, मुझे 1000 बार जेल में डालेंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गैर राजनीति, क्योंकि ये इस चीज को उनको मौका मिलना चाहिए कि उपेन यादव तो राजनीतिक पार्टी का सहारा लेकर जानबूझ के पार्टी को बदनाम कर रहा है, सरकार पर कई आरोप लगते हैं, ये बीजेपी के इशारे पे कर रहा है, ये कई आरोप लगते हैं। तो साथियों, मैं इसलिए मैं शहीद स्मारक नहीं आया, क्योंकि वहाँ एबीवीपी के लोग भी थे, काफी लोग थे, इसलिए मैं नहीं आया। क्योंकि मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं बीजेपी सरकार थी तो कांग्रेस के कोई भी पदाधिकारी मेरे नहीं आता। अब कांग्रेस सरकार है तो बीजेपी का कोई मेरा आंदोलन नहीं आता, और यदि भविष्य में बीजेपी की सरकार आती तो कांग्रेस का नहीं आएगा, क्योंकि मैं आंदोलन मेरे बेरोजगारों के लिए करता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरी जान दे सकता हूं, मैं मेरे किसी बेरोजगार के साथ गलत नहीं होने दूंगा, उनके लिए मैं संघर्ष करूंगा। आप सब समझदार हो, क्योंकि राजनीतिक रंग जिस मामले को मिल जाता, कहीं ना कहीं उसकी सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मैं बाबा किरोड़ी का विरोध नहीं करा, किरोड़ी जी का विरोध नहीं करा, मैं किसी एबीवीपी या राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करा। उन्होंने आवाज़ उठाई, सहयोग किया, उन्हें धन्यवाद। लेकिन मैं मेरे आंदोलन को जिंदा रखना चाहता हूं, जो मैं पहले दिन से, कोई सी पार्टी हो, मैं बिना राजनीतिक मंच बनाते मैं हमेशा युवाओं के शुद्ध पीड़ित बेरोजगारों के साथ आंदोलन किया, उनको लेकर चलाऊं। और आज भी करीब 10,000, 5,000 प्लस 10,000 के करीब लोग इकट्ठा होने वाले थे, बड़ी तादाद। पुलिस प्रशासन ने जो पूरी खुफिया जो सूचना जुटाई, उनको पता था कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, और आज बड़ी संख्या में लोग आते तो हमने पहले तय कर लिया था कि हम लोग सिविल लाइन्स में कूच करते और वहाँ सिविल लाइन्स में ही जाके हम धरना देते जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती।
उनको पूरा पता था कि इस बार बड़ा कुछ होने वाला, क्योंकि 10 तारीख को, 20 तारीख को हम चले गए, 22 तारीख को हम चले गए और हमने 8 तारीख की लड़ाई का ऐलान किया था। आपने मेरा लाइव में भी देखा होगा। तो पुलिस प्रशासन को पूरा एहसास था कि इस बार बड़ा पंगा होगा। उससे पहले ही चारों तरफ से नजरबंदी कर दी गई। मैं घबराया नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए निकला। मुझे लिखित में भी लिया गया है कि भविष्य में आप बिना परमिशन कोरोना गाइडलाइन में आप कोई भी आंदोलन नहीं करोगे, लिखित में मुझसे लिया गया है। लेकिन मुझे एक बार नहीं 1000 बार जेल में डालेंगे, मैं दबूंगा नहीं, न झुकूंगा। मेरे युवा बेरोजगार के लिए मैं लड़ूंगा। जो तमाम लोग साथी, जो मेरे साथी जो मुझसे जुड़े, मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो सब समझ गए होंगे मेरी रणनीति को। क्योंकि अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि आप आंदोलन से पहले आपके डेलीगेशन को हम मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मिलाएंगे। कल वो मुझे मिलवाने के लिए भी कहना है, मैं कल जाऊंगा, उनको अवगत कराऊंगा। उन्होंने ये कहा पुलिस प्रशासन ने कि आपने आंदोलन से पहले एक बार अवगत क्यों नहीं कराया। मैंने कहा एसआई भर्ती के लिए 2 बार हमने अवगत करवा दिया। 20 तारीख को मुख्य सचिव को, 22 को हमने सीएमओ में अवगत करवाया था। नहीं बोले रीट के लिए नहीं करवाया आपने, तो मैंने कहा रीट के लिए अब करवा देंगे, आप मौका अब टाइम दिला दो, हम तो लिखित में दे देंगे। तो साथियों मैं कल टाइम एक बार फिर अवगत कराऊंगा और अवगत कराने के बाद मैं साफ कह दूंगा कि भैया हम 5 दिन या 6 दिन बाद फिर सड़कों पर उतरेंगे, हजारों की संख्या में उतरेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? तो कल मैं एक बार मुलाकात करके कल समय और तारीख फिक्स कर दूंगा। साथियों मैं आपको कभी भी पहले भी अकेला नहीं छोड़ा था, न छोड़ूंगा। आपके लिए मैं जी जान से लड़ूंगा। जिस प्रकार आप लोगों ने प्यार दिखाया, जिस प्रकार आपने संकट में मेरा साथ दिया, और आप लोगों ने जिस प्रकार सोशल मीडिया पे एक ही नाम था, उपेंद्र यादव को रिहा किया जाए, आपने इतना मेरा सहयोग किया, तो मैं कैसे आप लोगों के लिए पीछे हट जाऊंगा? मरते दम तक आपके लिए संघर्ष करूंगा। साथियों आज युवा ताकत का एहसास पूरे राजनेताओं को, पूरी सरकार को हो गया कि हाँ राजस्थान में युवा कितने साथ। क्योंकि साथियों आप लोगों के लिए इसलिए तो मरता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे युवा मेरे साथ दिल से जुड़े हुए, दिल से जुड़े। आज एहसास आप लोगों ने करवा दिया कि हर जगह एक ही आवाज थी। आपने इतना मेरा साथ दिया। वहाँ शहीद स्मारक में जो लोग पूछे वो नारे लगा रहे थे कि उपेंद्र यादव को रिहा किया जाए। मैं आप सबका हाथ जोड़कर दिल की गहराई से आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता। लेकिन साथियों इतना विश्वास दिला दूं कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, कि आज जो पूरे नेशनल में ये अपना मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि एक मामला हाईलाइट हुआ है और इस आंदोलन को हम रुकने नहीं देंगे। कल मुलाकात के बाद मैं तारीख की घोषणा करूंगा और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि साथियों जिस प्रकार जो अपराधी है, जिस प्रकार पेपर लीक का मास्टरमाइंड बत्तीलाल की फोटो वायरल हो रही है, वो किस किस से मिला, इसमें कौन कौन लिप्त है, कहाँ कहाँ पेपर पूछा है, कि नेटबंदी से पहले पेपर आया है तो कहाँ कहाँ गया। नेटबंदी का मतलब सुबह 5 बजे नेट बंद हो, उससे पहले यानी कि रात को पेपर आया, तो किस किस को दिया, कहाँ कहाँ तक पूछा, इसकी एक कड़ी सरकार पकड़े, एसओजी से जांच करें। क्योंकि पेपर मुझे लगता है जिस प्रकार 1-2 दिन पहले आया था, कहीं ना हजारों की संख्या में, मान लीजिए किसी कोचिंग वालों को भी दे दिया होगा, तो कितने लोगों तो गया। और इसके अब सबसे बड़ा सवाल है साथियों इसकी तय तक, क्योंकि इसमें अब रोचक हो गया कि कहीं ना कहीं किसी राजनेता का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है और हम सब मिलकर पीछे पड़ेंगे तो उस राजनेता का चेहरा भी बेनकाब होगा और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तो वो तमाम लोग जेल भी जाएंगे। और साथियों हम सब मिलकर आज पहले एसआई में हुआ, फिर रीट में हुआ और फिर अब पटवारी अन्य भर्तियों में होगा, तो हम सबको लड़ना होगा कि सख्त से सख्त गैर जमानती कानून बने। एसआई भर्ती 2021 का जो एसआई का पेपर जो बीकानेर से पाली आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए और उसके बाद उस जांच को रोक दिया। 12 लोगों ने कहाँ कहाँ सर्कुलेट किया, कितने व्हाट्सएप पे डाला, ओमार सीट कैसे बाहर आई, जयदेव का क्या हुआ, वीडियो कैसे, और डमी अभ्यर्थी जो पकड़े गए थे, वो सारी चीजें उनको खुलासा नहीं, उनको दबा दिया गया। कम से कम उसकी जांच में पता चलता कि कौन इसके पीछे है। और वैसे ही रीट में अब दबाया जा रहा था। उन 6 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। साथ ही आप सोचिए कि 6 लोग जो गरीब परिवार साथी अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पेपर देरी से पूछने का उन्होंने मामला उठाया, उन्होंने कहा कि नकल हो रही है, उनको राजकार्य का मुकदमा दर्ज कर दिया। उन 3 बेटियों का जो बिलक बिलक कर रोती रही, वही नहीं, इसके अलावा कई परीक्षा सेंटर पे कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 मिनट लेट पूछे, उनको रो दिया गया। और जो 1-1 घंटे तक पेपर लेट पूछा है, उनको केवल निलंबन किया, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया। तिलक पीजी कॉलेज बस्सी का मामला हो, अब हर कई जगह पेपर खुले आए, तो सारी चीजों के लिए न्याय आप लोगों को मिले। साथियों तह तक जाएंगे। कई लोग ऐसे कह रहे हैं जो 135-30 नंबर लेके आ रहे हैं रीट में, वो कह रहे हैं कि और ऐसा ही में भी कि हमारे अच्छा पेपर हो गया, उपेंद्र यादव जी हमें बख्श दो। कुछ लोगों के मुझे मैसेज दिखे। हालांकि साथियों उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों को नहीं बख्शना चाहता हूं जो इस तंत्र में जुड़े, जो भ्रष्ट है, जिस राजनेता से जुड़े, उनका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। भविष्य में किसी के साथ गलत नहीं हो। और रही बात जब जांच होगी, जब एसओजी जांच करेगी, हम सबका दबाव होगा, आप भीड़ तंत्र का दबाव होगा, निष्पक्ष जांच होगी। जैसे डिग्री में जांच हुई थी और वो पेपर रद्द करना पड़ा था, उनके पास सबूत आए थे, तो पूरी जांच होगी तो आपके सामने भी आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि इन्हें कितने हजारों को सर्कुलेट कर दिया, हजारों को सर्कुलेट करेंगे, तो साथियों फिर आपका भी नंबर नहीं आएगा। इसलिए आप भी इस लड़ाई में साथ हो कि निष्पक्ष एसओजी से जांच हो, कम से कम वो अपराधी पकड़े जाए। कौन कौन साथ है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इन युवाओं को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। जो
कई सालों से तैयारी कर रहे थे रीट के लिए, कई सालों से तैयारी कर रहे थे साथियों। कई लोग मैसेज कर रहे हैं भर्ती रद्द होनी चाहिए। साथियों जब ये पूरे तंत्र के सारे लोग पकड़े जाएंगे, सारे लोगों तक पता, इन लोगों के पास पेपर गया, पूरी चीजें खुलासा हो जाएगा, तो आपको पता सब बंडाफोड़ होगा, राजनेता का नाम आएगा, सब तक दोनों भर्तियां रद्द हो जाएंगी। जब ये चीज पकड़ी जाएंगी और सारी चीजें खुल के आ जाएगी, ये पेपर कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, सारी चीजें कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो कहने की जरूरत नहीं, उनको सरकार को पेपर रद्द करना पड़ेगा क्योंकि सारा खुलासा हो। लेकिन खुलासा करवाने के लिए, इनको पकड़वाने के लिए हमें भीड़ तंत्र यानी कि हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। साथियों आज पूरे प्रदेश की मीडिया ने इतना सपोर्ट किया, मैं पूरी मीडिया का हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन एक चीज और बता दूं, कई लोगों को गलतफहमी कि उपेंद्र यादव को जेल में डाल दिया तो उपेंद्र यादव घबरा गया, डरता किसी के बाप से नहीं, सीना ठोक के कहता हूं लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। मेरा छोटा भाई बीमार था या मौजूद था, घर वाले परेशान थे, फिर भी इतना हौसला है कि मेरी वजह से मेरे परिवार के माँ बाप, मेरे माँ बाप रो सकते हैं, लेकिन मैं लाखों बेरोजगारों के माँ बापों को रोने नहीं दूंगा, उनके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा। मुझे उन बेटियों के आंसू, मुझे उन 6 बेरोजगारों की पीड़ा, उनके परिवार के सदस्य, तब मैंने ऐलान किया था कि नहीं 30 तारीख को बड़ा कुछ होगा, और फिर भी मैं दुबका नहीं, मैं घर से निकला मदमस्त होकर, सीना तान के निकला। हाँ गिरफ्तार करना तो करिए, गिरफ्तार किया, लेकिन आप युवाओं की ताकत के आगे मुझे रिहा करना पड़ा, ये सबसे बड़ी आपकी जीत है। और धीरे धीरे हमारे संगठन को, आप लोगों के, हम सब मिलकर एक बड़ी ताकत हमारी बन रही है। तो साथियों कल एक बार अधिकारी जो मुझे आज विश्वास दिलाने उनके साथ एक बार मैं अवगत कराऊंगा कि भैया हम चाहते हैं हमें न्याय मिले, और कल साथ में ही अल्टीमेटम के साथ जो कानूनी प्रक्रिया, जो उनको कहते हैं लिखित में 1 नहीं 10 पन्ने दे दूंगा, और कल ही तारीख फिक्स करके हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जांच होगी तो कई बीच में बड़े बड़े लोगों का, जो संरक्षण दे रहे नेताओं का, उनका पर्दाफाश भी होगा, और इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे। जो लोग मैं शहीद स्मारक क्यों नहीं आया और मैं क्यों नहीं जा रहा, ये चीज का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। हालांकि जो आंदोलन कर रहे हैं अच्छी बात है, आंदोलन कर रहे हैं तो हमारी इन मांगों को, मेरे प्रदेश की बेरोजगार की मांगों को बल मिल रहा है, हमें मजबूती मिल रही है, हमारे संघर्ष में कोई साथ आ रहा है, उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सहयोग कर रहे हो, हमारी संघर्ष को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन मेरे साथ जाने के बाद हमारा आंदोलन कमजोर कर दिया जाएगा कि ये उनसे मिला। जब मैं निष्पक्ष रहूंगा, मेरे साथ निष्पक्ष शुद्ध बेरोजगार रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा आंदोलन, मेरा मतलब हम सब का आंदोलन, हम मेरे सारे तमाम बेरोजगार आंदोलन मजबूत रहेगा, और कहीं ना कहीं वो मांग भी पूरी हो पाएगी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, पहले भी कई आंदोलन हुए तो ये कहते हुए उन आंदोलनों को कुचल दिया गया कि ये तो किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित है। तो साथियों मुझे, मेरा दिमाग, मेरा सारी रणनीति ये रहती है कि मुझे ये नहीं कहने प्रकार है मेरे युवा बेरोजगार का काम कैसे करवाना, उनका काम करवाने के लिए मुझे कोई सी भी रणनीति, मुझे मेरी जान देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए मेरा युवा सबसे पहले, युवाओं के अधिकारों के लिए मैं पीछे कभी पहले भी नहीं हटाता, न अब हटूंगा। मैं खुद का नुकसान कर सकता हूँ, लेकिन मेरे किसी युवा बेरोजगार का नुकसान नहीं होने दूंगा। साथियों सुबह से मैं खुद भी पहले थाने में था, कि मैं खुद भी अभी तक इतना पूरा शरीर, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, लेकिन मेरे आपके बीच में आना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, आम परिवार का घर से निकला हुआ हूँ, और आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का बहुत विश्वास है, आप लोग इंतजार कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात आप लोग इतने चिंतित थे कि हमारा उपेंद्र भाई कहाँ गया। आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना सब साथ दिया ना, तो इससे मुझे ताकत मिली है। मैं जब आपने मेरी बाइट देखना, वहीं बाहर किसी मीडिया ने मेरी बाइट ली थी, मैंने डाला, थाने के बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले अल्टीमेटम दिया था कि लड़ाई रुकी नहीं है। गया तब अल्टीमेटम देके गया था कि ये लड़ाई हमारी समाप्त होगी नहीं होगी, क्योंकि जब तक कानून नहीं बन जाए, जब तक SI भर्ती 2021 रीड 2021 के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाए, जब तक ऐसे निष्पक्ष जांच नहीं हो जाए, हम लोग इस आंदोलन को समाप्त नहीं होने देंगे, ना कुचलने देंगे, लड़ेंगे। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, तमाम लोगों तक ये मेरा लाइव पूछाए, और भर्तियों के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो कल पंचायत राज LDC भर्ती 2013 का धरना है, मैं 12 बजे वहां पूछूंगा। केवल पंचायत राज LDC भर्ती के जो अभ्यर्थी वो इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रोग्राम रखा, मुझे भी आमंत्रित किया, तो कल 12 बजे मैं शहीद स्मारक उनके धरने में जाऊंगा। इसके अलावा जो और अन्य भर्तियों के लेकर भी मैं कल जाऊंगा, तो उनको वो वादा याद दिलाऊंगा। मुझे पता है कि प्रदेश के तमाम बेरोजगार, चाहे चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा, मुझे सब पता है। मैं कुछ दिन से मैं 30 तारीख के आंदोलन की वजह से बिजी था, तो आपकी भर्तियों को लेकर मैं आपका लाइव में जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं अगली बार आऊँगा आपके हर बात का जवाब दूंगा, आपके लिए क्या आपकी स्थिति है, क्या कौन सी भर्ती है, उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज सब लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी भर्ती को भूलकर एक ही आवाज थी, उपेंद्र भाई को रिहा किया जाए। और इतना सोशल मीडिया पूरे देश में ट्रेंड होता था,
पूरे देश में 1 नंबर पर ट्रेंड होता रहा, तो ये आपकी ताकत है और ये मेरा 9 साल की संघर्ष की असली जीत है। मुझे लगा कि हाँ, मेरे युवा मेरे साथ है। साथियों, आप लोग यूं ही मेरे साथ बने रहे तो मैं आप लोगों के लिए जान दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, आपके लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा। तो साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, मेरे मकान मालिक का विशेषकर आभार और प्रदेश की समस्त मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप आवाज़ बेरोजगारों की बुलंद कर रहे हो और आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। सबसे बड़ा रोल मीडिया का है, तो हर चीज़ को उठाकर मुझे बचाने का काम किया है। साथियों, हालांकि इस दलदल में मैं उतरा हूँ, मेरी जान को भी खतरा है, किसी माफिया मेरे पीछे पड़ेंगे और हर रणनीति से कई लोग, बड़े बड़े नेता लोग मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कभी भी, चाहे मुझे फंसाए, जेल में डाले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। फिर अगले लाइव में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बाय।